करीब 80 साल की एक बुजुर्ग महिला होती है। उस महिला को बहुत ही कम दिखाई देता है और उसे तब तकलीफ ज्यादा होती है जब वो बाथरूम में जाती है। बाथरूम में जो इंडियन सीट है वो लगभग 2 फुट ऊंची है। इसलिए वो महिला दीवार के सहारे सहारे जाकर और आराम आराम से पहुंच जाती है उस बाथरूम में, उस टॉयलेट पर। जब बैठती है तो कई बार वो गिर जाती है, और जब गिर जाती है तो आवाज़ लगाकर या तो अपनी पोती को बुलाती है या फिर अपनी बहू को बुलाती है। बुलाने के बाद आवाज़ लगाती है कि मैं गिर गई हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। अक्सर उसे रोज ही दिक्कतें होती हैं, रोज ही तकलीफ होती है। एक दिन वो अपनी बहू से कहती है कि बेटा, मैं बाथरूम में गिर जाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है, इस बाथरूम को तुम प्लान क्यों नहीं करवा देती हो। जैसे ही बहू से ये बात कही जाती है, बहू कहती है कि ठीक है, मैं किस दिन से प्लान करा दूंगी। बहू इस इंतजार में थे कि उसे कब प्लान कराया जाए। आखिरकार वो दिन आता है। एक व्यक्ति को 400 रुपये दिए जाते हैं, फिर मिट्टी मंगाई जाती है। मिट्टी मंगाने के बाद उसको फिर प्लेन कर दिया जाता है। एक राजमिस्त्री का इंतजाम कराया जाता है और राजमिस्त्री को जो भी कंक्रीट देना था, सीमेंट देना था, बदरपुर देना था, वो सारी चीज़ों का इंतजाम करने के बाद फिर उससे कहा जाता है कि इसको बिल्कुल प्लान कर दो, लेकिन थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, जो शीट है वहाँ तक पानी ना पहुँचे जब कोई नहाए। पूरी तरकीब बताई जाती है, जैसे कहा जाता है बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। उसके बाद फिर बाथरूम में जब सासू माँ यानी कि करीब 80 साल की वो बुजुर्ग महिला आती जाती थी, तब उसे फिर कोई तकलीफ नहीं होती थी। एक दिन वो अपनी बहू को पुचकारते हुए कहती है कि बहू, तुम बिल्कुल बेटे की तरह काम करती हो। मेरा बेटा तो इतना नालायक है कि भी सुनता ही नहीं है, लेकिन तुम वाकई बहुत अच्छी हो। अब उस बाथरूम को वो बुजुर्ग महिला या परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई किसी को दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उसी बाथरूम के अंदर एक लाश भी साथ साथ में दफना दी गई है। लाश के दफन के बाद इस बात का किसी को कोई खबर नहीं थी, किसी को पता नहीं था। सबके सब उस बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन एक दिन वो लाश निकल के जब बाहर आती है तो ना केवल उस घर में, बल्कि जहां जहां तक अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिरकार कत्ल की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी कत्ल कर दिया जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 25 मई 2026 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में थाना सिकंदरा है, और सिकंदरा थाना में एक रूबी शर्मा नाम की महिला होती है जो अपने जेठ अनिल शर्मा के साथ थाने पहुंच जाती है और थानेदार के सामने जाकर कहती है कि साहब, उसका पति कई दिनों से लापता है, गायब है। उसको सब जगह ढूंढ लिया है, परिवार हो, रिश्तेदार हो या फिर जो भी हो। फोटो दिखाया जाता है। फोटो दिखाने के बाद कहा जाता है कि इनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, आप हमारी मदद कर दीजिए। जैसी बात मदद की आती है तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, आप एक तहरीर लिख के दे दीजिए। और तहरीर लिख के जब देने वाली बात आती है तो तहरीर के आधार पर पुलिस इस मामले में उतनी ही कार्रवाई करती है, उतना ही शिद्दत से लेती है जितना कि अक्सर गुमशुदा के जो व्यक्ति होते हैं, गुमशुदा के जो मामले होते हैं, लिया जाता है। पुलिस ने वो उस तहरीर को लिया, एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और फिर मामला ये आगे बढ़ जाता है। उधर जो घर वाले हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। उस व्यक्ति को, जिसका नाम सुरेंद्र शर्मा है, जिसकी उम्र लगभग 44 साल के आसपास है, उसको लगातार हर जगह ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और उसका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा था। जबकि परिवार के लोगों ने थाने में जाकर सूचना दी थी कि 19 मई 2026 की सुबह लगभग 9 या 10 बजे के आसपास से वो गायब था, लापता था। 5,000 रुपये घर से लेके गया है, शराब पीने का आदी है, उसको कहीं ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। जब वो नहीं मिलता है तो वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ रहा है तो इसी बीच में 44 दिन बीत जाते हैं, और 44 दिन बीत जाने के बाद सुरेंद्र शर्मा का जो बड़ा भाई होता है, जिसका नाम अनिल शर्मा होता है, अनिल शर्मा अपनी माँ को लेकर राजस्थान के भरतपुर में जाता है। भरतपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा है। वहाँ ले जाने के बाद उनकी जो पासबुक है उसको चेक कराता है और ये पूछता है कि माँ की पेंशन क्यों नहीं आ रही और कब से पेंशन नहीं आई है। जैसे ही बैंक को वो पासबुक दिखाई जाती है, अपडेट कराई जाती है, तो बैंक वाले कहते हैं कि पेंशन तो अपने समय पर आ रही है और पैसे भी इसमें से निकाले जा रहे हैं, आपको तो शायद कोई गलतफहमी हुई है। अब ऐसी स्थिति में जो अनिल शर्मा होता है वो टेंशन में आ जाता है। टेंशन में इसलिए आता है क्योंकि माँ की जो पेंशन है, कुछ पेंशन के जो पैसे हैं वो छोटा भाई रख लेता है, और कुछ पेंशन के जो पैसे हैं वो बड़ा भाई रख लेता है। छोटा भाई तो कई दिनों से लापता है, उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। अब बड़े भाई को पेंशन नहीं मिल रही थी तो बड़ा भाई इस बात को लेकर बड़ा छटपटाता है। ये तारीख आती है 2 जुलाई 2026। शाम के लगभग 6-7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। सीधा अनिल शर्मा अपनी छोटे भाई की जो पत्नी होती है रूबी शर्मा के पास जाता है और जाकर कहता है कि मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं, बस पूरी ईमानदारी के साथ दोनों सवालों का सही सही जवाब दे देना। जैसे ही रूबी ये बात सुनती है, रूबी एकदम से खामोश हो जाती है। वो खामोश हो जाती है। जेठ उसका सवाल करता है। पहला सवाल ये कि जो माँ की पेंशन आ रही है वो पेंशन जाती कहाँ है, और दूसरा सवाल ये कि जो मेरा भाई अभी तक लापता है, गायब है,
मेरा भाई कहाँ है, इसके बारे में बता दो। जैसे ही रूबी शर्मा से ये सवाल किया जाता है, रूबी शर्मा एकदम से शांत पड़ जाती है, खामोश हो जाती है, मुंह से उसकी एक भी आवाज नहीं निकलती। वो काफी देर तक इंतजार करता रहता है, क्योंकि वो अपने छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी का एहतराम करता है, इज्जत करता है, उससे वो ऊंची आवाज में बिल्कुल भी बात नहीं करता। जब यहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो सीधा अपने घर चला जाता है। इधर जैसे ही वो अनिल शर्मा अपने घर की तरफ जाता है, ये जो महिला है जिसका नाम रूबी है, रूबी अपने घर पे ही थी, और इसी बीच में उसको पूरी कहानी फिर उसके दिमाग में घूमने लगती है। कहानी शुरू होती है राजस्थान के भरतपुर से। भरतपुर में रंजीत नगर लगता है, और रंजीत नगर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है राधे श्याम शर्मा। राधे श्याम शर्मा की पत्नी होती हैं जिनका नाम कमला शर्मा होता है, और ये राधे श्याम शर्मा एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर नौकरी कर रहे थे, और साल 2002 जब आता है तो वो रिटायर हो जाते हैं। इनको दो बेटे होते हैं, बड़े बेटे का नाम अनिल शर्मा और छोटे बेटे का नाम होता है सुरेंद्र शर्मा। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि ये भरतपुर का जो इलाका है, ये राजस्थान है, इसको छोड़ के सीधा उत्तर प्रदेश के आगरा में रहेंगे। बच्चे वहां रहकर जो भी काम धंधा करेंगे, बस वहीं अपनी जिंदगी बितानी है। इसके बाद ये यहाँ से चले आते हैं, सीधे आगरा में जाते हैं। सिकंदरा थाना के इलाके में जाने के बाद रेणुका धाम एक कॉलोनी है, वहां पर जाकर अपना मकान बनाते हैं, और मकान बनाने के बाद रहने लगते हैं। साल 2012 की ये बात है। राधे श्याम शर्मा बीमार होते हैं, और बीमार होने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, यानी वो मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो पेंशन आती थी, पेंशन उनकी पत्नी कमला शर्मा के नाम आने लगती है। और इसी बीच में इनकी बेटे की जो शादी थी, जो छोटा वाला बेटा, बड़े वाले की तो पहली शादी हो चुकी है, लेकिन जो छोटा बेटा है उसकी शादी 2010 में होती है रूबी नाम की महिला से। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था। 2014 में ये अपना मकान बनाते हैं और अपने ही मकान में शिफ्ट भी हो जाते हैं। और 2013 की बात है, इसको एक बेटी पैदा होती है, बेटी का नाम प्राची रखा जाता है। वक्त और आगे बढ़ता है। 2017 में इसको एक और बेटी पैदा होती है, सुरेंद्र को उसका नाम सिद्धि रखा जाता है। वो अलग अलग काम करता था, अलग अलग काम, जैसे कभी डिलीवरी बॉय का काम कर लिया, कहीं कोई मेहनत मजदूरी कर ली, किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली, इस तरह से सुरेंद्र काम किया करता था। लेकिन इस काम से, इससे उसका भरण पोषण पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। जो माँ को पेंशन मिलती थी पिताजी की जो तनख्वाह से, तो उस पेंशन से भी घर का खर्च चलता था। लेकिन दोनों भाइयों में ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि बड़े भाई के हिस्से में 10,000 रुपये आते थे, और छोटे भाई के हिस्से में बाकी रकम आती थी। जो माँ थी वो छोटे के हिस्से में रह रही थी, और छोटे के घर में उसकी दो बेटियां, पत्नी, खुद और उसकी माँ, ये परिवार आराम से रह रहा था। किसी को कोई शिकायत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रूबी शर्मा ने क्या काम किया कि कुछ इनकम बढ़ाने के लिए उसने महिलाओं के कपड़ों को सिलना शुरू कर दिया, और सिलाई से जो कुछ इनकम होती थी उससे भी घर का खर्च चलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, सुरेंद्र ने बिल्कुल काम धंधा छोड़ दिया। पहले डिलीवरी बॉय का, फिर कंपनी में काम करता था, वो सब कुछ छोड़कर वो घर पर रहने लगता है, और वो शराब पीने का आदी हो जाता है। बिना शराब के उसको नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती और जिस दिन शराब नहीं मिलती, तो फिर उसके बाद वो बिना नींद की गोली खाए वो सो ही नहीं सकता। रोज रोज ऐसा होता था, पत्नी विरोध करती थी तो वो पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। बच्चियां बड़ी हो रही हैं, घर में कम इनकम का जरिया कम हो रहा है, माँ की जो पेंशन है उसी के ऊपर ही पूरा परिवार चल रहा है। रूबी जो घर में काम करती है, सिलाई करती है, उससे घर का खर्च चल रहा है। कुल मिलाकर इस घर की स्थिति बिगड़ने लगती है। रूबी विरोध करती है तो रूबी के साथ रोज मारपीट भी होने लगती है। जब ये स्थिति लगातार बद से बदतर होती चली जाती है, ये तारीख आती है 18 मई 2026 की रात, और इस दिन भी इसके साथ मारपिटाई होती है। घर में कुछ नींद की दवाइयां रखी हुई थी। उस रात घर में खीर बनाई हुई थी। खीर में लगभग 20 गोलियां मिलाई जाती हैं, और 20 गोलियां मिलाने के बाद वो सीधा अपने पति को दे देती है, यानी कि सुरेंद्र को दे देती है। जैसे सुरेंद्र ने उस खीर को खाया, खीर को खाने के बाद आराम से वो लेट जाता है, और सुबह को जब आंख खुलती है तो उसके बाद उसको उठाया जाता है, तो वो मतलब बोलने की स्थिति में नहीं था। जिंदा था या मर चुका था, लेकिन बोलने की स्थिति में था ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या करे, क्योंकि वो नहीं बोल पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो मर चुका है, ऐसा कुछ अंदाजा लगाया जा रहा था। तुरंत ही वो अपने जेठ को फ़ोन लगाती है, और जेठ को फ़ोन लगाने के बाद कहती है कि तुम्हें घर पे आना पड़ेगा। जैसे वो अपने जेठ को फ़ोन लगाती है, जेठ घर पे पहुंचता है, उससे पूछा जाता है क्या बात है, लेकिन जेठ इतना एहतराम करता है, इज्जत करता है कि वो कमरों में नहीं जाता, बाहर से बाहर ही बात करता है कि हाँ रूबी तुम क्या कर रही थी। तभी उसने कहा कि घर पर पुलिस आई थी, कुछ सत्यापन कर रही थी। देखो मैं एक तुमसे बात कहती हूँ, दोनों बच्चों को लेकर, अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से चले जाओ। मम्मी को कम दिखाई देता है, ये बात उसके समझ में आ जाती है। वो दोनों बच्चियों को लेकर, माँ को लेकर सीधा 2.5 किलोमीटर दूर लगभग उसका घर है वायु विहार में, वो वहाँ लेके चला जाता है। अब घर के अंदर सिर्फ रूबी बची है और उसका पति बचा है। पति मर चुका है। अब ऐसी स्थिति में उसको बार बार ख्याल आता है कि जो सासू माँ है वो बाथरूम को प्लान करने की बात करती रहती हैं,
क्यों ना आज इस बाथरूम को प्लान कर दिया जाए। इसके लिए उसने आसपास के किसी व्यक्ति को 400 रुपये देती है, मिट्टी मंगाती है। मिट्टी मंगाने के बाद अब इस जो व्यक्ति है उसको खींचते हुए बाथरूम की तरफ लेके जाती है, उसको आराम से बाथरूम में लिटाती है। लिटाने के बाद नमक का इंतजाम किया जाता है, नमक इसके ऊपर डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद खुद से ही मिट्टी को डालती है और उसको बाथरूम को पूरा प्लान कर देती है। अगली तारीख आती है 19 मई। 19 मई 2026 की सुबह की बात है। एक राजमिस्त्री का इंतजाम कराया जाता है। राजमिस्त्री आता है, उसके बाद फिर वो पूछता है क्या काम करना है। उससे कहा जाता है कि इस बाथरूम को प्लान कर दो। बाथरूम प्लान कर दिया जाता है। उस मिस्त्री को भी ये शायद जानकारी नहीं थी कि यहाँ मैं एक लाश को दफन कर रहा हूँ। वो अपने जो भी मजदूरी होती है मजदूरी लेता है, चुपचाप यहाँ से आराम से चला जाता है। बाथरूम का काम हो जाता है। जब लगभग 2 दिन बाद ये बाथरूम बिल्कुल सूख जाता है, अब इसमें आराम से जाया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, किसी को इस बात का एहसास भी ना हो। तब वो अपने जो जेठ था उसको फ़ोन लगाती है और जेठ को फ़ोन लगाने के बाद कहती है, जेठ जी, जो तुम्हारा भाई है वो लापता हो गया है और 19 तारीख की सुबह से ही गायब है। 5,000 रुपये लेके भी चला गया है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। शराब पीने की जिद कर रहा था, मैंने डांट डपट किया, हम दोनों के बीच में मार पिटाई भी हुई थी। मैं आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। जब ये स्थिति आती है तो वो अपने भाई को ढूंढने लगता है, तलाश करने लगता है। उसने हर जगह अपने भाई को तलाश किया, नहीं मिलता तो ये दोनों मिलकर तलाश करने लगते हैं। और आसपास के लोग कोई पूछते हैं तो रूबी बस पूछने पर ही रोना शुरू कर देती है। इतना भावुक हो जाती है कि आसपास के लोग कहते हैं कि देखो क्या स्थिति आ गई है। पति एक तो काम नहीं करता था, ऊपर से पैसे भी लेके चला गया, फिर ये महिला है अकेली, इन बच्चों को पालन पोषण कर रही है, उसके बाद भी इन्हें छोड़ के चला गया। वो कितनी बेचारी है। उसको बेचारी कह के पूरा मोहल्ला कहता था, क्योंकि वो जो रोने लगती थी, सभी को उस पर दया आती थी। अब ये तारीख आ जाती है 3 जुलाई 2026। एक दिन पहले ही शाम को तो उसका जो जेठ है बार बार दो सवाल कर रहा था कि मुझे पूछना है कि आखिरकार बैंक से पैसे पेंशन आती है वो कहाँ चली गई है। दूसरा सवाल था कि मेरा भाई कहाँ चला गया। तभी उसने फ़ोन करके अपने जेठ को कहा कि तुम्हारा जो भाई है बाथरूम के अंदर दफन है, आकर देख लो। जब ये बात कही जाती है तो उसके भाई के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अनिल शर्मा तुरंत ही घर पे आता है, आकर देखता है बाथरूम एकदम से प्लान होता है। उसको पहले से पता था कि प्लान है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बाथरूम में उसका भाई दफन हो गया है। तुरंत ही 112 नंबर पर वो कॉल करता है। जैसे कॉल करता है, आगरा की पुलिस आती है, यानी कि सिकंदरा की पुलिस आती है। आने के बाद फिर इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। और जैसे ही पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो फिर वहां से 5 मजदूर बुलवाए जाते हैं। मजदूर से उस गड्ढे को खुदवाया जाता है। उसके अंदर सचमुच एक लाश मिलती है, लेकिन लाश नहीं, वो कंकाल का रूप ले चुकी थी। और जैसे ही उस लाश को बाहर निकाला जाता है तो पूरे इलाके में दुर्गंध फैल जाती है। और जैसे जैसे दुर्गंध फैल रही थी वैसे वैसे लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि रूबी को लेकर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि रूबी अपने पति की अकेले हत्या कैसे कर सकती है। ये पूरे आगरा को ये सवाल परेशान कर रहा था। ये सवाल पूरे आगरा की पुलिस को परेशान कर रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो फिर सभी लोगों को ये बात परेशान कर रही थी कि एक अकेली महिला आखिरकार एक व्यक्ति की हत्या भी कर देती है, उसको दफन भी कर देती है, और 44 दिन तक इस बात का किसी को कोई भनक भी नहीं लगती। ये कैसे हो सकता है। पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो कंकाल मिला है उसमें से कुछ अवशेष लेने के बाद उसका डीएनए सैंपल भेजा गया है जांच पड़ताल करने के लिए कि क्या वाकई उसका है। हालांकि जो उसके गले में रुद्राक्ष मिला था और साथ ही जो एक कड़ा होता है, उस कड़े के माध्यम से पता चलता है, घर वाले कहते हैं कि हाँ उसी का है। कपड़े भी पूरी तरह से गल चुके थे क्योंकि बहुत भारी मात्रा में नमक का इस्तेमाल जो किया गया था। अब इस महिला को लेकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। तो लोगों को याद आती है मेरठ की वो कहानी, मुस्कान ने किस तरह से अपने पति की हत्या करके एक ड्रम में पैक कर दिया था। लोगों को वो कहानी याद आती है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में किस तरह से सोनम रघुवंशी ने अपने पति को हनीमून मनाने के लिए जाती है और धक्का दे दिया था। लोगों को वो कहानी याद आती है कि महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे शहर के रहने वाली सिया नाम की एक लड़की किस तरह से अपने मंगेतर को 400 फीट की ऊंचाई से धक्का देकर उसकी हत्या कर देती है। ऐसे ही एक नाम नया जुड़ जाता है, रूबी का। अब रूबी के बारे में और पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस खबर ने जहां जहां तक लोगों के पास पहुंचती है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इन महिलाओं को हो क्या गया है, ये अपने पतियों के साथ क्या कर रही हैं और ये ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर इन्हें अलग ही रहना है तो अलग रह लें, लेकिन इस तरह से तो ना करें कम से कम, क्योंकि उसके वो तो जेल चली जाएगी। 2 जो बच्चियां हैं उनकी परवरिश कैसे होगी। पति तो इस दुनिया में रहा ही नहीं, सास है वो अंधी है, उसको दिखाई नहीं देता। जेठ आखिरकार उन बच्चों को कब तक पालेगा, सोचने वाली बात है। दोस्तों जाते जाते बबलू श्रीवास्तव हैं, अमर यदुवंशी हैं जो चित्रकूट के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।